पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। कट्टरपंथी उपद्रवी लगातार हिंदू मंदिरों को टारगेट कर हमला कर रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि उपद्रवी अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों के साथ साथ प्रतिष्ठानों में भी आग लगा रहे हैं। सरकार और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। सेना भी उपद्रवियों के साथ खड़ी दिख रही है। भारत इन हमलों पर लगातार अपनी नाराजगी जाहिर करता रहा है। इसी बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री 9 दिसंबर को ढाका जा रहे हैं। बांग्लादेश इस समय हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए नर्क बन चुका है। वहां हिंदुओं पर लगातार अटैक हो रहे हैं। अब खबर यह है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका के नमहट्टा और इस्कॉन मंदिर में कुछ उपद्रवियों ने हमला कर उसे जला डाला। मंदिर के अंदर की सभी वस्तुएं पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधा रमण दास ने एक पोस्ट करते हुए लिखा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार जारी है। हमारे केंद्र और एक मंदिर को जला दिया गया। बांग्लादेश से आ रही हिंदुओं पर हमले की तमाम खबरों के बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्री 9 दिसंबर को बांग्लादेश जा रहे हैं। विक्रम मिस्री इस दौरे में कई बैठकें करेंगे। मिस्री के इस दौरे पर भारत में कई लोगों ने उम्मीद जताई है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि विदेश सचिव की ये विजिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये बेहद अहम विजिट है और कुछ जो हमारे कंसर्न्स हैं वो कम्युनिकेट हो, क्योंकि अभी तक मुझे या मीडिया में भी ब्रीफ पता नहीं है मैंडेट क्या है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं बार बार दोहराता हूं, पूरे दक्षिण एशिया में चूंकि हम एक भूभाग थे, कल तक एक थे, तो हम सबको यह तय करना होगा कि हम किस प्रकार अपने मुल्कों में, अपने देश में माइनॉरिटीज को ट्रीट करते हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि विदेश सचिव के दौरे से बहुत उम्मीदें हैं। उन्हें बांग्लादेश की सरकार से सख्ती से बात करनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण होगा और मैं उम्मीद करती हूं कि सख्ती से वहाँ के जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कहा जाएगा कि जैसे इस्कॉन को तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, इस्कॉन को बैन करने की बात हो रही है, हिंदू माइनॉरिटीज़ को टारगेटेड वायलेंस में तकलीफ दी जा रही है और लगातार वायलेंस कम नहीं हो रहा है। और मैं कहूँगी विक्रम मिस्री जी से कि आप पुख्ता तरीके से, सख्त तरीके से उनसे अकाउंटेबिलिटी तय करें, वरना किसी तरीके का निष्कर्ष, जैसे हमारे हिंदू माइनॉरिटी भाई बहन जो हैं वहाँ पर, उनको कोई तकलीफ ना आए, उनके लिए किसी तरीके का प्लान बनाएं जैसे वो भारत में उनको संरक्षण मिल सके। बता दें कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ढाका तब जा रहे हैं जब दोनों देशों में तनातनी की स्थिति है। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत कई बार बांग्लादेश में हिंदुओं समेत बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जता चुका है। दूसरी तरफ बांग्लादेश भारत की चिंताओं को खारिज करता रहा है। बांग्लादेश ने यहां तक कहा है कि भारत उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है उस पर भारत का जोरदार प्रहार है। ढाका जा रहे हैं विक्रम मिस्री, यहां पर बात करेंगे इस मसले पर। दोनों देशों की तनातनी के बीच ढाका की ये यात्रा बहुत अहम है विक्रम मिस्री की। मिस्री बांग्लादेश के साथ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस का नेतृत्व करेंगे। बांग्लादेश में अपने समकक्ष से विक्रम मिस्री मुलाकात करेंगे। अपने दौरे के दौरान कई अन्य बैठकों में भी वो हिस्सा लेंगे। भारत ने शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं समेत बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता पहले भी जाहिर की है। बांग्लादेश भारत की चिंताओं को खारिज करता रहा है। भारत पर उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप भी लगाया उसने। शेख हसीना सत्ता छोड़ने के बाद से भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश की कमान मोहम्मद यूनुस के पास में है। पिछले हफ्ते ही अगरतला में बांग्लादेश के उप उच्चायोग की इमारत में तोड़फोड़ भी हुई थी। बांग्लादेश ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी और भारत ने भी खेद इस पर जताया था। भारत ने इस मामले में सुरक्षा में कोताही को लेकर कार्रवाई भी की। बांग्लादेश ने अगरतला मिशन में वीजा सेवा बंद कर दी। विक्रम मिस्री के बांग्लादेश दौरे से क्या बात बनेगी, ये बड़ा सवाल है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री 9 दिसंबर को ढाका जा रहे हैं। इसको लेकर विदेश विभाग के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं।
Foreign Secretary is likely to, is scheduled to visit Bangladesh on 9th of December, and he will meet his counterpart, and there will be several other meetings during the visit. Foreign Office consultations led by the Foreign Secretary is a structured engagement between India and Bangladesh. We look forward to this meeting. As far as situation on ground regarding the individuals that you mentioned, we want to reiterate our position again that they have legal rights, and we hope that these legal rights will be respected and that the trial will be fair, transparent. They will get a fair and transparent trial. तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं कानूनी अधिकारों का सम्मान हो। ये बात बहुत स्पष्ट है कि यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी रह रही है, अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश के, उनके कानूनी अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। बांग्लादेश के ज़मीनी हालात पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान दिया। हिंदू सन्यासी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर एमईए ने चिंता भी जाहिर की है। एमईए ने उम्मीद जताई कि संबंधित व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों का सम्मान होगा, मुकदमा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चलाया जाएगा। रणधीर जायसवाल को आप सुन रहे थे, उन्होंने भरोसा दिया है। हम अपनी स्थिति को फिर दोहराना चाहते हैं, चिन्मय कृष्णदास के पास कानूनी अधिकार हैं। हम आशा करते हैं कि इन कानूनी अधिकारों का सम्मान किया जाएगा, मुकदमा निष्पक्ष और पारदर्शी होगा, उन्हें निष्पक्ष और पारदर्शी ट्रायल मिलेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार शफीकुल आलम ने इस पर भरोसा भी दिया है। हम भारतीय विदेश सचिव की यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों को गहरा करने में मदद मिलेगी। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद में पूरा मामला सामने आया। चिन्मय कृष्णदास की देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। 25 नवंबर को ढाका में वो गिरफ्तार हुए थे। बांग्लादेश सम्मिलिता सनातनी जागरण जोत से जुड़े हैं चिन्मय कृष्णदास। 31 अक्टूबर को एक स्थानीय राजनेता की शिकायत के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। चिन्मय दास और अन्य लोगों पर हिंदू समुदाय की एक रैली के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया गया। बांग्लादेश की एक अदालत ने 3 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई की। अगली तारीख 2 जनवरी 2025 की तय की गई है। चटगांव अदालत ने चिन्मय की जमानत याचिका पर सुनवाई 2 जनवरी तक के लिए टाली है। धार्मिक गुरुओं से इस बीच यूनुस ने मुलाकात करी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हमलों के बीच मोहम्मद यूनुस, जो कि अभी ये समझ लीजिए कि शेख हसीना के हटने के बाद में सरकार के सर्वेसर्वा हैं, उन्होंने धार्मिक गुरुओं से इस पर बातचीत की है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, और धार्मिक गुरुओं से मुलाकात कर अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की सटीक जानकारी मांगी है। उन्होंने माना कि अल्पसंख्यकों पर हमले का मामला सामने आ रहा है। यूनुस ने वास्तविकता और विदेशी मीडिया की खबरों में जमीन आसमान का अंतर, यानी वो कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है। लेकिन ये भी बड़ा चिंता का विषय है। अगर वो मानते हैं कि ऐसा हो रहा है, इसका मतलब कि क्या कुछ हो रहा होगा, इसका ठीक अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुश्किल है। बांग्लादेश और पाक के सुधरते रिश्ते, इनको भी समझना चाहिए। भारत और बांग्लादेश के बीच में थोड़ा सा तनातनी है। खराब रिश्ते कहना गलत होगा, लेकिन फिर भी तनातनी तो है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार से पाकिस्तान की गर्मजोशी लेकिन हाल के दिनों में बढ़ गई है। दोनों देशों के नागरिकों के लिए वीजा नियमों में कई तरह की छूट दी गई है। इसका मतलब कहीं पाकिस्तान का इंटरवेंशन बढ़ तो नहीं गया बांग्लादेश में। बांग्लादेश बनने के बाद पहली बार कराची से मालवाहक पोत चटगांव बंदरगाह पहुंचा, यानी जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में उसमें पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। पिछले महीने पहली बार कराची से मालवाहक पोत बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पहुंचा। दोनों देशों के बीच ये पहला समुद्री संपर्क था। बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद अहमद मरूफ का बयान आया, अगले साल से इस्लामाबाद और ढाका के बीच हवाई संपर्क भी शुरू हो जाएगा। इस्लामाबाद से ढाका विमान आता है तो भारत के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करना होगा। भारत की इजाजत के बिना ये नहीं हो सकता, इसकी दरकार है। अब सीधे इस्लामाबाद और ढाका हवाई मार्ग से जुड़ेंगे। अब इस सब के बीच में बॉर्डर पर कैसे हालात हैं वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल के भारत बांग्लादेश सीमा पर बदलाव दिख रहा है। पेट्रापोल इलाके की गतिविधियों में बीते 4 महीनों में काफ़ी बदलाव आया है। पेट्रापोल और आसपास के कस्बे जो हैं, बोनगांव बांग्लादेश का के साथ में व्यापार का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ से बड़ी मात्रा में निर्यात और आयात होता है। सड़क के दोनों किनारों पर बसों की लंबी कतारें और ट्रकों के पड़ाव देखे जा सकते हैं। सुबह 6 बजे से ट्रकों की आवाजाही और लोगों का सीमा पर आना जाना शुरू हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों देशों के बीच में बहुत लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी होती है। शाम 6 बजे के बाद चेक पोस्ट की लाइटें बंद और बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं। इस सीमा पर कस्टम और सेंट्रल एक्साइज के नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। इसी साल
साल अक्टूबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था। अब टर्मिनल पूरी तरह से काम कर रहा है। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात का असर इस चहल पहल वाले इलाके पर साफ नजर आ रहा है। यहाँ लोगों की आवाजाही तो हो रही है, लेकिन संख्या बहुत कम हो गई है। व्यापार भी नाम मात्र हो रहा है। व्यापारियों से भरे रहने वाले लॉज और होटल भी अब खाली पड़े हुए हैं। तो इसका असर कितना हो रहा है हाल के दिनों में, ये समझा जा सकता है। इसको दोनों देश समझ रहे हैं। अब ये देखिए, बात यहां तक नहीं है। बांग्लादेश भारत के रिश्ते इससे आगे हैं। रिश्तेदार रहते हैं एक सीमा से दूसरी सीमा में, और ये लोग परेशान हैं। पेट्रापोल भारत की तरफ वाली सीमा है, बेनापोल बांग्लादेश की तरफ वाली सीमा है। सीमा के पार बांग्लादेश का जेसोर ज़िला है। इस तरफ भारत में बाटा मोड़ और बोनगांव में बड़ी बड़ी दुकानें हैं। यहाँ रोज़मर्रा की ज़रूरत का हर सामान मिलता है। पहले बांग्लादेश से लोग सुबह सीमा पार करके यहाँ खरीदारी के लिए आते थे। शाम 6 बजे सीमा बंद होने तक वापस लौट जाते थे। अब पिछले 3-4 महीनों में हालात पूरी तरह बदले। थोक और खुदरा व्यापारियों की आजीविका पर भी गहरा असर पड़ा है। पूरे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई हैं। पेट्रापोल के हिंदू, जिनके रिश्तेदार बांग्लादेश में रहते हैं, बेहद चिंतित हैं। हालात बिगड़ने के बाद आने वाले लोगों को ही वीज़ा मिल रहा है। भारत में रहने वाले हिंदू रिश्तेदारों से मिलने बांग्लादेश नहीं जा पा रहे हैं। रिश्तेदार भी भारत आने से कतरा रहे हैं। बंटवारे के बाद कई रिश्तेदार बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाकों में ही रह गए। ये देख रहे हैं आप, ये एक ऐसा पहलू है जिसको आप भावनात्मक रूप से ही समझ सकते हैं। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में हमेशा से मजबूत रिश्ते रहे हैं, और इसकी बहुत बड़ी वजह रही है कि ये रिश्ते सिर्फ व्यावसायिक अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। बांग्लादेश एक समय पर भारत का हिस्सा था। एक समय ऐसा भी आया कि बांग्लादेश को जुल्म सितम से रिहा करवाया भारत ने। इंदिरा गांधी को, उस समय की तत्कालीन फौज को, सरकार को इसका श्रेय जाता है। और आज देखिए, बांग्लादेश का स्वतंत्र अस्तित्व बना। बांग्लादेश ने खुद मुख्तार बनाने में बड़ी कामयाबी हासिल की। गारमेंट के सेक्टर में बड़ा अच्छा काम किया। अंतर्राष्ट्रीय कई ऐसे बड़े ब्रांड्स हैं जिनका काम बांग्लादेश में होता है। बांग्लादेश की अपनी एक अर्थव्यवस्था है। बांग्लादेश में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक बार फिर कट्टरपंथ का पंजा यहाँ पर मजबूत होता दिखाई दिया। और ये कट्टरपंथ जहाँ जहाँ पर आएगा वहाँ पर शमशान बन जाएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अब इसकी एक वानगी देखने को मिलती है। और भारत जानता है कि ठीक है, इनके देश का आंतरिक मामला, लेकिन इसके बावजूद हमारे पड़ोसी और इनसे जुड़ी हुई चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं भारत को कुछ हद तक प्रभावित करती हैं। इसीलिए भारत के विदेश सचिव की ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बहुत सारे पहलू देखे। भारत और बांग्लादेश के बीच में चीज़ें बस उतनी नहीं है जितनी दिखाई देती हैं कि वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, यहाँ से विदेश सचिव जा रहे हैं। इससे ज़्यादा है। आप जब देखेंगे सीमाओं पर बड़ी तादाद में रिश्तेदार इधर से इधर रहते, बड़ी तादाद में हिंदू यहाँ रहते हैं, बड़ी तादाद में हिंदू वहाँ पर रहते हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। और जो भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के रिश्तेदार हैं वो बड़े चिंतित हैं उनकी स्थिति को लेकर। जितना आप सोचते हैं, आप देख रहे हैं मुंबई में प्रदर्शन हो रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है, पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन हो रहा है, तो उनके रिश्तेदार कितने चिंतित होंगे इस मामले को लेकर। बहरहाल, इस सब के बीच में तस्लीमा नसरीन, उनका भी बांग्लादेश पर एक वार देखने को मिला है। भारत में बांग्लादेश के निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन रह रही हैं। तस्लीमा काफ़ी चर्चित चेहरा हैं। उन्होंने बांग्लादेश को इस मामले पर घेरा है। तस्लीमा नसरीन ने मोहम्मद यूनुस सरकार को आड़े हाथों लिया। तस्लीमा नसरीन का बयान यह है कि जिस बांग्लादेश के लिए भारत ने 17,000 सैनिक गंवाए, बांग्लादेश अब उसी भारत को अपना दुश्मन मान रहा है। भारत ने 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थियों को आश्रय, खाना और कपड़ा दिया। पाक सैनिकों से रक्षा के लिए भारत ने हथियार के साथ ट्रेनिंग दी। नसरीना ने कहा, अब वही भारत दुश्मन है, यह ऐसा बांग्लादेश सोचता है। पाकिस्तान ने लाखों बांग्लादेशियों को मारा और महिलाओं के साथ रेप किया, उसे अब दोस्त बताया जा रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पैदा करने में नंबर 1 है। जिस पाकिस्तान ने 1971 के अत्याचार के लिए माफ़ी तक नहीं मांगी, अब वो बांग्लादेश का दोस्त माना जा रहा है। देखिए, ये सबसे अहम पहल। तस्लीमा नसरीन जो कह रही हैं, बांग्लादेशी हैं, वहाँ से निर्वासित हैं बेशक, लेकिन बांग्लादेश को हमसे आपसे ज़्यादा जानती हैं। वो जो कह रही हैं वो समझने जैसा मसला है। पाकिस्तान की साजिश साफ दिखाई दे रही है, और इस साजिश में बड़ा पैसा हो सकता है कि कोई और एजेंसी या ऐसे लोग जो भारत बांग्लादेश के अच्छे रिश्ते नहीं चाहते, उन लोगों ने पंप किया है। यहाँ पर अस्थिरता लाए, शेख हसीना को हटाया गया, उसके बाद में यहाँ पर हिंदुओं पर बहुत टारगेटेड तरीके से हमले किए जा रहे हैं ताकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हों। भारत के लिए 2 मिनट का काम है कि कोई बड़ी कार्रवाई की जाए, ये भारत के लिए आसान है, लेकिन
ये बात इतनी सीधी भी नहीं है। भारत जानता है, और भारत की ये पॉलिसी है अंतर्राष्ट्रीय जगह, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई साजिशें हो रही हैं। जैसे जैसे भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, भारत जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस तरह की कई साजिशें सामने आएंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बांग्लादेश उसमें से एक दिखाई देता है। पाकिस्तान की तो बौखलाहट है, लेकिन अकेले पाकिस्तान नहीं, उसके पीछे बहुत सारी ताकतें हैं। बांग्लादेश में कब क्या हुआ? 5 अगस्त आरक्षण मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हुआ, पीएम शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। हिंदुओं के साथ हिंसक घटनाएं लगातार बढ़ने लगी, इसके बाद एक के बाद एक। अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए सनातन जागरण मंच का गठन किया गया। चिटगांव इस्कॉन से जुड़े चिन्मय प्रभु प्रवक्ता बनाए गए इसके। हिंदुओं के साथ हिंसक घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, और जिस तरह की हम देख रहे थे कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी वो विचलित कर दे रही थी, इसलिए चिन्मय प्रभु आ गया है। चिन्मय का चटगांव और रंगपुर में कई रैलियों का कार्यक्रम हुआ, संबोधन किया उन्होंने, कई भाषण दिए, हजारों लोग इसमें शामिल हुए, और बस यहीं से चिढ़ शुरू हो गई, क्योंकि लोगों में एक जागृति आने लगी थी। बांग्लादेश में कब क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। 25 अक्टूबर को चटगांव में सनातन जागरण मंच की रैली हुई, चिन्मय कृष्णदास ने भाषण दिया, आज़ादी स्तंभ पर भगवा ध्वज फहराया गया। ये है यहां से बात जो है, राजद्रोह का जो मुकदमा बनाया गया, वो इस ध्वज पर आमी सनातनी लिखा हुआ था, मैं सनातनी हूं ये लिखा हुआ था। चिन्मय कृष्णदास समेत 19 लोगों के खिलाफ चटगांव में राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया गया। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया गया। अब इसको आप पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी अन्य इस्लामिक देश के दृष्टिकोण से देखें, तो वहाँ पर यदि आप सनातनी कोई झंडा फहराते हैं तो उन लोगों के जहन में क्या जाएगा, उसका अंदाज़ा लगाइए। बस वही हुआ, और बांग्लादेश ने इसको राजद्रोह माना। इसके बाद में इस्कॉन पर बैन लगाने की बातें होने लगी। चिन्मय कृष्णदास को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया, बल्कि उन पर गंभीर आरोप, राजद्रोह का आरोप बड़ा गंभीर है, और इसीलिए इसके बाद में आपने देखा किस तरह भारत में एक के बाद एक प्रदर्शन शुरू हो गए। भारत ने इस पर चिंता जताई, फिर कई हिंदू संगठन है भारत के, उन्होंने बोला नहीं, आपको बांग्लादेश पर दबाव बनाना पड़ेगा। 25 नवंबर को ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद से इस्कॉन से जुड़े लोगों ने विरोध शुरू कर दिया था, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल पर ही बैन लगाने की बात होने लगी थी। यहाँ पर एक याचिका दायर कर दी गई। 26 नवंबर को चिन्मय प्रभु को चटगांव कोर्ट में उनकी पेशी होती है, जमानत उनकी खारिज हो जाती है, और इसके बाद में चिंता बढ़ जाती है। कोर्ट परिसर के बाहर हिंसा भड़क जाती है। इसमें वकील सैफुल इस्लाम की जान चली गई थी, ये भी गौर करने वाली बात है। हिंदुओं के खिलाफ इसके बाद में अलग अलग जगहों पर हिंसा बढ़ने लगती है। इसके कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं। फिर इसके बाद में अब जो अभी ताज़ा अपडेट आपको शुरुआत में बताया, 6 दिसंबर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, जिनका बयान मैंने आपको शुरुआत में सुनवाया था, विदेश सचिव का 9 दिसंबर को बांग्लादेश दौरे का कार्यक्रम बना, इसकी जानकारी देते हैं। भारतीय विदेश सचिव अपने समकक्ष से यहाँ मुलाकात करेंगे, इस मुद्दे पर बात करेंगे। जो हालात बने हुए, शेख हसीना सरकार के बाद पहले बड़े भारतीय अधिकारी का ये दौरा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत हो सकती है। इसके बाद में, ये तो 6 दिसंबर की बात हुई। 7 दिसंबर पर आते हैं, बांग्लादेश में अशांति के बीच इस्कॉन सेंटर में आग लगाई गई है। मूर्ति समेत मंदिर में रखा हुआ बाकी सामान जला दिया गया है। हमले और आग में नमहट्टा का इस्कॉन सेंटर जलकर खाक हो गया। यानी भारत अपना रुख स्पष्ट कर चुका है, विदेश सचिव यात्रा कर रहे हैं, इसके बावजूद ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। इससे बहुत साफ हो जाता है कि बांग्लादेश में कुछ ऐसे कट्टरपंथी एक्टिव हैं जिन पर मोहम्मद यूनुस जो सरकार के प्रमुख हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा जोर नहीं चल रहा है। बांग्लादेश क्या है, हम सब जानते हैं, मुस्लिम बहुल देश है बांग्लादेश जो है वो गारमेंट के लिए जाना जाता है, मुस्लिम बहुल देश है, भारत के साथ ठीक संबंध रहे हैं उसके, पाकिस्तान जैसे संबंध नहीं रहे कभी। अमेरिका की 2022 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट के मुताबिक देश की कुल आबादी करीब 165.7 मिलियन है। देश में 91% मुस्लिम आबादी है, और अल्पसंख्यकों में हिंदू धर्म के लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जो कि 8% है। 27 जिलों में हिंदू धर्म के लोगों के घरों पर हमले किए गए हैं, और ये चिंता का विषय है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अभी 8% आप अभी देख रहे हैं, लेकिन एक समय था यहाँ पर करीब 30% के आसपास हिंदुओं की आबादी होती थी। धीरे धीरे हिंदुओं की आबादी ख़त्म होती चली गई। इस पर कई रिपोर्ट सामने आई। हिंदू खत्म होता चला गया बांग्लादेश से। ये पहले भी चिंता, ये जब शेख हसीना थी तब भी चिंता का विषय था, ये पहले भी चिंता का विषय रहा। कट्टरपंथ जहाँ जहाँ पर पनपा है, वहाँ पर सनातन धर्म सिमटता चला गया। उसकी वजह है कि यहाँ पर जोर ज़बरदस्ती होती है। यहाँ जिस तरह की घटना, अभी आप
जो कुछ देख रहे हैं उसको बस ऐसे समझ लीजिए कि इस्लामिक आक्रांता कभी देश में आए होंगे तो क्या कुछ हुआ होगा। आक्रांता या कट्टरपंथ जहां पर भी हो, कट्टरपंथ का विरोध क्यों हो रहा है भारतीय राजनीति में या कहीं भी किसी मंच पर क्यों होता है? किसी धर्म मजहब की बात ये नहीं होती, ये बात होती है पागलपने की, कट्टरपंथ की, जो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। और जो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है वो कहीं और ना देखने को मिले, क्योंकि जहां देखने को मिलेगा वहां यही हालात मिलेंगे जो यहां पर देखने को मिल रहे हैं। बांग्लादेश एक्सपर्ट का बयान है कि अमेरिका में बांग्लादेश के राजदूत रहे एम हुमायूं कबीर, इनका बयान आया है कि भारत के साथ संबंधों में जटिलता बढ़ती जा रही है। भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध बहुआयामी रहे हैं। भारत के साथ बांग्लादेश के आर्थिक संबंध एक तरफा हैं। हम भारत से बिजली, डीजल, चावल, प्याज और आलू आयात करते हैं। बांग्लादेश से भारत बहुत कम चीज़ों का निर्यात होता है। कबीर ने आगे कहा, भारत के साथ हमारा सांस्कृतिक संबंध भी रहा है। बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पढ़ाई करने जाते हैं। पिछले 15 सालों में बांग्लादेश के लोगों को भारत जाने के लिए वीज़ा आसानी से मिल जाता था। अगस्त के बाद से वीज़ा को लेकर सख्ती बढ़ी है। भारत अगर संबंधों को ठीक करना चाहता है, उसे वीज़ा देने की प्रक्रिया को उदार बनाना होगा, लेकिन किस शर्त पर, यह भी समझना होगा। देखिए, वहाँ के एक्सपर्ट ये चिंता जता रहे हैं कि भारत के साथ संबंध खराब करने में बांग्लादेश के क्या क्या नुकसान है, लेकिन यह भी समझना होगा कि भारत भी ऐसा नहीं चाहता है। बांग्लादेश में ऐसा क्या हो रहा है जिससे भारत नाराज हो रहा है? मोहम्मद यूनुस ने भरोसा दिया है कि द्विपक्षीय संबंध बेहतर करना होंगे। दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए बहुत कोशिशें नहीं हो रही हैं। अब विदेश सचिव की ये जो यात्रा है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि इस यात्रा में कुछ ठोस बातें होंगी और कुछ ठोस निकल कर आएगा, क्योंकि भारत ने पहले ही चिंता जाहिर कर दी है। जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर क्रूरता हो रही है, अत्याचार हो रहा है, उसको भारत ने पहले भी गंभीरता से लिया और भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये नहीं चलेगा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश की तरफ से इन हिंदुओं की सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन सामने आए। इसीलिए ये यात्रा महत्वपूर्ण है। इसका पल पल का अपडेट भारत एक्सप्रेस पर आपको मिलता रहेगा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।